हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है वो चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। प्रीवियस वीडियो में नहीं चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था हमने, यहाँ तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था सेल साइकिल वाले टॉपिक तक कि सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, ये सब हमने टर्म्स जो है पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो हमने थोड़ा बहुत देखा था फेजेस के बारे में, फेजेस क्या होते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें। आज हम डिटेल में जो फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, इंटरफेज, एम फेज, इनमें आगे इंटरफेज के कौन से सब फेजेस होते हैं, एम फेज के कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और एम फेज अगर माइटोसिस की बात करें तो एम फेज मतलब अगर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस फेज, मियोसिस की बात करें तो मियोसिस फेज। तो उसमें इंटरफेस तो सेम रहेगा, मियोसिस वाले में जब मियोसिस करेंगे इंटरफेज में तो वही सेम टू सेम होगा, बट जो मियोसिस जो एम फेज होगा मियोसिस फेज में अलग हो जाएगा। तो पहले हम माइटोसिस की बात करेंगे। सबसे पहले हम फेजेस ऑफ साइकिल हमने देखा था। फेजेस प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था क्या होते हैं फेजेस। हम जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी द चेंजेस अक्कर इन द सेल साइकिल, जो भी सेल साइकिल के दौरान जो भी चेंजेस आ रहे हैं, सेल साइकिल के दौरान कौन कौन चेंजेस हमने सारे डिस्कस किए थे। वो सारे की सेल अपना डुप्लीकेट करेगा, जीनोम को मतलब डीएनए डुप्लीकेट करेगा, अलग अलग चीज़ों को सिंथेसाइज करेगा, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल की ग्रोथ होगी। तो ये सारे, फिर उसके बाद वो जो है एक दो जो है डॉटर सेल्स में जो है डिवाइड कर देगा सेल को। तो ये सारे जो भी सिक्वेंशियल इवेंट्स हो रहे हैं, ये दो डॉटर सेल बनाने के लिए हमें जो भी इवेंट्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, जो भी अलग अलग, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल के दौरान फेजेस कहेंगे हम उन्हीं को। एक बार जो है ये जो आपके जो फेजेस होते हैं सेल साइकिल के, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन होता है। किसी में जो है 20 मिनट में ही हो जाता है, किसी में 90 मिनट में हो जाता है, किसी में 24 आवर्स में, जैसे हम ह्यूमंस हो गए, किसी में अलग अलग। तो हर एक में जो अलग अलग इसका सेल डिवाइड करने का टाइम अलग अलग ही होता है, इतनी देर में हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ जो है दिया हुआ है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cells in culture। एक कल्चर में मतलब कि ऐसे एक हमने जो है कल्चर ले लिया, तो ऐसे एक बॉक्स जिसे हम कल्चर कहेंगे हमने ले लिया, उसमें जो है हमने रख दिया एक सेल को। जब डिवाइड करेगा हमने देखा, तो आर्टिफिशियल कल्चर हमने देखा कितने टाइम में हमने डिवाइड किया, तो इस तरह से हमने देखा कि जो आपके यूकारियोटिक सेल को हमने इस तरह से देखा ह्यूमन सेल कल्चर, ह्यूमन सेल को कल्चर में। these cells divide वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। 24 घंटे में एक बार जो है सेल जो है डिवाइड करते हैं, हर 24 घंटे में जो है सेल जो है डिवाइड करते हैं, हमने देखा। तो ये जो है ह्यूमन का लाइफ स्पैन, ह्यूमन जो ह्यूमन के अंदर, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर जो है 24 घंटे में जो है एक सेल साइकिल जो है सेल डिवीजन होती है एक बार। तो हर एक सेल जो है 24 घंटे में कंप्लीट करता है अपनी सेल डिवीजन। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको ये बताई कि ये जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है, जैसे ह्यूमन बींग्स में 24 आवर के अंदर जो है हो जाता है, 24 आवर के अंदर होता है, लेकिन अलग अलग में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, वेरी जो है कर जाता है ये। एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, और सेल की क्या टाइप है उसके अकॉर्डिंग भी, यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक्स के अकॉर्डिंग उनमें जो है क्या क्या जो है पाए जाते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इस तरह से जो अलग अलग में दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल ले तो ईस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आया भी है नीट में, तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और ईस्ट में हम देखिए तो कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल ओनली अबाउट 90 मिनट्स। ये सिर्फ 90 मिनट में जो अपना सेल जो है डिवाइड कर सकता है, एक सेल से दो सेल बना सकता है। लेकिन इसमें एसएलटी में एक और नहीं है, बट वो भी इंपॉर्टेंट है। जो आपका बैक्टीरियल सेल होता है, BC लिख देता हूँ, बैक्टीरियल सेल होता है वो जो कितनी देर में डिवाइड कर देता है, 20 मिनट्स में डिवाइड कर लेता है। जो आपका बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया का सेल होता है, वो कितनी देर में कर लेता है, 20 मिनट्स में जो है डिवाइड कर लेता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको फिर भी याद रखना है, ये लिख सकते हैं आपको ही कि आपका बैक्टीरियल सेल 20 मिनट्स में जो है डिवाइड करता है। ईस्ट क्या हो गया 90 मिनट में, और ह्यूमन बींग्स क्या हो गए 24 आवर्स में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं, अब यहाँ पे जो आपके सेल साइकिल है, द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। 2 बेसिक फेजेस में हमने साइकिल को डिवाइड किया, इंटरफेज, एम फेज। कौन सा है, नंबर 1 इंटरफेज, और दूसरा कौन सा है, एम फेज। इंटरफेज, एम फेज। तो अब देखते हैं इंटरफेज एम फेज होता क्या है, कि इनमें क्या क्या जो है फेजेस होते हैं। सबसे पहले अब हम ये देखते हैं इंटरफेज। इसमें इंटरफेज में क्या होता है कि आपके 3 सब फेजेस आते हैं। इंटरफेज में क्या होगा, मेनली आप ये देखिए जो आपका इंटरफेज होता है उसमें क्या होती है मेनली, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, G1 SG2, मैं सिर्फ वैसे इंटरफेस में बताऊं क्या होता है। तो आपके इंटरफेस में जो है प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन। जैसे आपकी मम्मी आप घर पे खाना बनाती है, खाना बना रही है, तो तैयारी करने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप खाना बनने के बाद तो मान लीजिए बनाने में लग गया 5 से 6 घंटे किसी बढ़िया डिश को बनाने में, और खा लिया आपने सिर्फ 10-15 मिनट में, तो हो गई ना वही। इसी तरह से जो है यहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन होती है। तो प्रिपरेशन कहाँ पे होगी, इंटरफेज में होगी। और जो आपका एम फेज होगा उसमें क्या होगी, डिवीजन होगी, जो कि थोड़ी सा बिल्कुल जिसमें जो है 5% टाइम लगता है 24 घंटे में से। जो आपकी इंटरफेज है, ये वाला इंटरफेज में कौन कौन सी आती है, सबसे पहले होती है G1 फेज, फिर S फेज होती है, फिर G2 फेज होती है। तो उसको याद रखिएगा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इंटरफेज में 3 फेजेस आते हैं।
जहाँ आप इंटरफेज में क्या होता है, सिर्फ जो है सिंथेसिस किया जाता है किन किन चीज़ों का, वो अलग अलग फेज में अलग अलग चीज़ों का सिंथेसिस होता है, उसके बारे में हम जो है आगे पढ़ेंगे कि इस चीज़ में कौन से जो है होता है। अब जो आपका इंटरफेज होगा, जो इंटरफेज मैंने आपको बताया, ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 95% जो हिस्सा होता है सेल डिवीजन का, मतलब 95% टाइम जो है इसमें ही लग जाता है प्रिपरेशन करने में ही। जैसे मैंने आपको बताया अभी खाने का एग्जाम्पल देखे, आपकी मम्मी बनाती है तो 5 से 6 घंटे मान लीजिए बनाने लग गया। और सेल डिवाइड का मतलब क्या होगा, हमने उसे खा लिया, एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। सेल डिवीजन यहाँ पे सिर्फ ये जो आपका एम फेज होगा ये सिर्फ कितना होगा, 5% होगा। कितना आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसके बारे में रीड भी करेंगे हम, बट वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ 5% का हिस्सा होता है सेल डिवीजन के दौरान। और ये जो इंटरफेज होता है ये कितना होता है, 95% होता है। ये वाला आपका 95% आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, और ये वाला आपका 95% और ये वाला 5% होता है सिर्फ, तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। और जो आपका इंटरफेज में सिर्फ सिंथेसिस का काम होगा, लेकिन एम फेज में क्या होगा कि डीएनए को जो आपका सेल को जो डिवाइड करने, एक सेल से 2 सेल बनाने के लिए हमें उसके बाद प्रिपरेशन के बाद हमें क्या क्या करना होगा, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, वो सारा काम होगा आपका एम फेज में। किसमें होगा, एम फेज में। अब जो एम फेज है वो 4 फेजेस में आगे फर्दर डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इसमें, किसका, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और उसके बाद क्या होगा लास्ट में, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। ये एम फेज के जो है आगे टाइप है। एम फेज में जो है कैरियोकाइनेसिस के जो है न्यूक्लियर डिवीजन से जो है स्टार्ट होता है आपका। एम फेज किससे होता है, न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है, जिसके आगे न्यूक्लियर डिवीजन में जो है 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेजेस होते हैं इसमें। फिर लास्ट में क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर जाएगा, जो है अलग हो जाएगा पूरा एक सेल। सो इसके बारे में आगे डिटेल में हमें पढ़ना है, तो एक बार एनसीईआरटी को जो है रीड करते हैं। तो एक बार एनसीईआरटी को जो है रीड करते हैं, और ये जो है यहाँ पे हो गया, तो चलिए रीड करते हैं एनसीईआरटी को। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज, बेसिक फेजेस। इंटरफेज होता है, एम फेज होता है। एम फेज अगर माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस फेज, और मियोसिस की बात करें, मियोसिस फेज। अब देखते हैं एम फेज में क्या क्या होता है, इसके बारे में पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एम फेज में क्या क्या होता है, द एम फेज रिप्रेजेंट, सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करता है, represents the phase when actual cell division or mitosis occur and the interphase represents the phase between 2 successive M phases। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका M phase होता है, माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस, मियोसिस की करें, मियोसिस, तो हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं अभी। तो M phase में क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो फेज, वो या M phase जो है रिप्रेजेंट करेगा वो फेज जिसमें एक्चुअल जो है सेल जो है डिवाइड करते हैं। एक सेल से जो आपके 2 सेल बनने के लिए क्या क्या डिवीजन, हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो इसमें डिवाइड करने के लिए एक्चुअल सेल डिवीजन उसमें होती है, फिर माइटोसिस होती है। इसमें डिवीजन को हमने क्या नाम दे दिया, माइटोसिस। एंड द इंटरफेस का रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। इसका मतलब क्या हो गया, 2 सक्सेसिव एम फेज, कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ये मान लीजिए क्या, ये वाला इंटरफेज है आपका, ये वाला यहाँ पे एम फेज खत्म हो गया, फिर इंटरफेज स्टार्ट होगा, फिर से एम फेज में आ जाएगा, तो ये 2 सक्सेसिव एम फेज क्या हो गया, इंटरफेस क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट करेगा फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। एक ये वाला एम फेज से निकला यहाँ से, और फिर दोबारा एम फेज पे हो गया, तो 2 सक्सेसिव एम फेज हो, इसलिए हम इसे कह रहे हैं। एम से ही निकला, प्रिपरेशन हो गई, फिर दोबारा एम से पहुंच गया, इसलिए। आगे देखते हैं। It is significant to note that in every 24-hour average duration of cell cycle of human cell division proper last only about an hour। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहला बताया, सिर्फ 1 घंटे के लिए, 23 घंटे तो मैक्सिमम जो है आपकी सेल जो है प्रिपेयर ही करेगा, इंटरफेज ही होगा। और जो इंटरफेज होता है, लेकिन जो आपके बाकी 23 घंटे रह गए, वो 23 घंटे में सिर्फ इंटरफेज होगा। जब 1 घंटा रह गया उसमें जो है सेल डिवीजन हो जाएगी, तो हमें प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लगा इसमें। इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% जो है सेल ड्यूरेशन जो है होती है, अप्रॉक्सीमेट 95% जो है ड्यूरेशन होती है। एक तरह से इंटरफेज जो है 95% जो है टाइम लेता है, और 5% में सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो है एम फेज हो जाती है, मतलब डिवीजन हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रहेगा। वैसे तो एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बट जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। द एम फेज स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज किससे स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या हो गया, कि आपका न्यूक्लियस जो है डिवाइड करेगा, कोरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। डॉटर क्रोमोसोम्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, जो क्रोमोसोम्स सब अलग अलग हो जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस जो है डिवीजन हो जाएगी न्यूक्लियस की। कैरियोकाइनेसिस हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और खत्म कब होगा, जो एंड जो सब कुछ हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद जो लास्ट आ जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, फिर क्या होगी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाएगी, जिसमें क्या कहेंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया, साइटोकाइनेसिस।
इंटरफेज दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। अब आप कहेंगे कि इसमें तो सारी प्रिपरेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसमें यही 23 घंटे हो रहा है, 95% यही है सेल का हिस्सा, तो एनसीईआरटी ने ये क्यों लिखा कि रेस्टिंग फेज? इसका मतलब क्या है कि मतलब एक तरह से आराम आराम, मतलब इतनी भी आराम से नहीं, बट कोई टेंशन नहीं है, मतलब सेल को जो है डिवाइड नहीं करना, ये सिर्फ आराम से अपना प्री जो भी सेल के अंदर प्रिपेयर करता रहेगा अपना आराम आराम से, जो सारी चीज़ें 23 घंटे के अंदर, ये सोचते 23 घंटे हैं, सेल जो अपना आराम आराम से जो है यहाँ पे चीज़ों को सिंथेसिस करता रहेगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रेस्ट करता करता हुआ नहीं, मतलब रेस्टिंग फेज इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आराम से जो है करता रहेगा, मज़े से जो करता रहेगा, लेकिन उसके बाद इसलिए हमने इसको कहा है रेस्टिंग फेज का, आराम आराम से जो है अपनी जो है करता रहेगा, सारी जो है प्रोटीन जो है सिंथेसिस करना है, डीएनए सिंथेसिस करना है, ऑर्गेनेलिस का डुप्लीकेशन करना है, सारी चीज़ें आराम आराम से करता रहेगा, इसलिए मैंने इसको रेस्टिंग फेज कहा है। लेकिन यहाँ पे जो सेल है वो रेस्ट नहीं करता है, सारे काम करता है, बट इसे कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से करता रहेगा। is the time during when the cell is preparing for cell division by undergoing both cell growth and cell की growth भी होगी, दोनों होगी, और DNA replication भी होगी in orderly manner, orderly manner में होगी, यानी कि पहले कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, orderly manner में होगी। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। अब जो आपका इंटरफेज है वो भी 3 फेजेस में आगे डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, G1 S G2। अब G1 का मतलब क्या होगा, गैप 1, S का मतलब क्या होगा, सिंथेसिस, और G2 का मतलब गैप 2 फेजेस। तो इसमें पहला गैप, फिर उसके बाद सिंथेसिस होगी। इसमें मेनली इसमें फेज में क्या होती है, जो आपका डीएनए उसकी जो है रेप्लिकेशन, उसकी जो है सिंथेसिस होता है, डबल होता है यहाँ पे डीएनए। तो आपको एक क्लियर हुआ होगा। अब हम एक एक फेजेस के बारे में बात करेंगे, G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है। जो आपका G1 फेज है, पहले आपको बता देता हूँ, जो आपका G1 फेजेस में क्या होगा, आपकी जो प्रोटीन की जो है सिंथेसिस, PS लिख देता हूँ, प्रोटीन की जो है सिंथेसिस होगी, और किस चीज़ की होगी, जो आपका आरएनए है उसकी सिंथेसिस होगी, आरएनए सिंथेसिस होगी, और किस चीज़ की सिंथेसिस होगी, आरएनए सिंथेसिस होगी, और इसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, मैंने आपको चैप्टर 8 में बताया था। एमआरएनए से फिर आपका प्रोटीन बनता है, इसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन कहेंगे। फिर इसमें ये सारी चीज़ें होंगी। सेल ऑर्गेनेलिस का G1 फेज में और क्या होगा, सेल ऑर्गेनेलिस है आपकी, सेल ऑर्गेनेलिस, उसका डुप्लीकेशन होगा, लेकिन एक्सेप्ट आप लिखेंगे इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो आप माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है उसकी जो है नहीं होगी, यहाँ पे इन दोनों की जो है नहीं होगी, यहाँ पे जो है सिंथेसिस वो आगे, और डुप्लीकेशन जो है यहाँ पे नहीं होगी, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, वो आपका आगे होगा, G2 फेज में होगी। और क्या होगा, एक लास्ट और आप पॉइंट लिखेंगे, डीएनए का, मान लीजिए डीएनए में कोई गड़बड़ी है और आगे हमने सेल साइकिल स्टार्ट कर दी, तो हर एक सेल में, एक सेल की बजाय आगे जो भी सारे आगे सेल बनेंगे, सारों में जो डीएनए में प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे डीएनए का जो डीएनए डैमेज है यहाँ पे रिपेयर हो जाता है, या फिर हम चेक करते हैं कि डीएनए अगर डैमेज है G1 फेज में चेक करेंगे हम, तो आगे हम रोक देंगे, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इस वाली सेल को डिवाइड नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे जो है चेक होता है, अगर मान ले कोई डैमेज है उसको रिपेयर कर देते हैं, तो इस वजह से, तो इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, बट इतनी सारी चीज़ें एनसीईआरटी में है नहीं, बट फिर भी जो मैंने आपको बताया उनको याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन आते हैं। G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। तो G1 phase क्या हो गया, G1 phase वो होता है किसके इंटरवल बिटवीन का, किसके बिटवीन का है, ये माइटोसिस फेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या हो गया, एस फेज, मैंने आपको बताया डीएनए रेप्लिकेशन किस में होती है, एस फेज में। तो ये मान लीजिए एम फेज हो गया, ये देखिए एम फेज हो गया, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ वाला आपका G1 फेज हो गया, ये वाला एस फेज हो गया, और ये वाला G2 फेज हो गया। तो इसे हमने क्या कहा है कि G1 फेज ये वाला आपका एम फेज और एस के फेज के बीच का जो है कोरस्पॉन्ड करता है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मान देखिए बीच में तो G है, इससे पहले क्या खत्म हुआ, हमने माइटोसिस किया, अब दोबारा से G1 फेज आ गया, इसके बाद हमने क्या किया, एस फेज हो गया, तो इनके बीच का फेज जो है रिप्रेजेंट करता है G1 फेज। ये पीछे इसके एस था, आगे जो है इसके पीछे इसका जो है एम फेज कंप्लीट किया इसने, और आगे किस में बढ़ेगा, एस फेज में। तो ये 2 सक्सेसिव इंटरवल बिटवीन माइटोसिस ये एम हो गया, और इनिशिएशन डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एस फेज हो गया, इसलिए हमने इसको एक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस फेज के दौरान होता क्या क्या है इसमें, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली जो है सेल जो है एक्टिव होता है काफ़ी, एंड कंटिन्यूसली ग्रोज बट डज नो रेप्लिकेट इट्स डीएनए। ये सेल जो आपका सेल है जो है कंटिन्यू करता रहेगा ग्रोथ में, लेकिन रेप्लिकेट नहीं करेगा अपना डीएनए को, जो डबल नहीं करेगा अपनी डीएनए को, वो किस में करेगा, एस फेज में करेगा, किस में करेगा, एस फेज में करेगा वो। इसमें जो कोई भी जो है डीएनए जो अपना एप्लीकेशन नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे तो लिखा भी नहीं है कि क्या क्या किस किस चीज़ का जो है होता है, यहाँ पे वो सिर्फ लिखा है ग्रो करता रहेगा। तो मैंने आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, और क्या होगा आपका सेल ऑर्गेनेलिस डुप्लीकेट करेंगे, डीएनए डैमेज रिपेयर होगा, एक्सेप्ट किसकी नहीं होगी, जो है ऑर्गेनेलिस की डुप्लीकेशन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद देखते हैं एस और सिंथेसिस फेज।
मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। अब मेनली क्या होगा एस फेज में सर क्या होगा आपका, क्या होगा एस फेज में जो है आप मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस, जब जिसमें आपका डीएनए का सिंथेसिस होगा, क्या होगा डीएनए का सिंथेसिस। और हमने पढ़ा था सेंट्रियोल, आपको याद होगा, इसमें सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होगा, इसका सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होगा। इसमें क्या क्या होगा डीएनए रेप्लिकेशन होगा, एनसीईआरटी में है नहीं सेंट्रियोल, बट फिर भी आपको याद रखना है। साइटोप्लाज्म के अंदर होगा ये सेंट्रियोल का, किसका होगा जो आपका साइटोप्लाज्म जो आपका फ्लूइड सब्सटेंस है इसके अंदर जो आपका सेंट्रियोल का जो है डुप्लीकेशन होगा यहाँ पे, और डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, और किसका होगा हिस्टोन्स जो है यहाँ पे डबल हो जाएंगे। तो ये तीन जो इसमें होंगी, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन और हिस्टोन का डबलिंग हो जाएगी, डबल हो जाएंगे हिस्टोन्स भी। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इसमें क्या होगा कि जो डीएनए की अमाउंट है वो डबल होगी, इसमें क्या होगा डीएनए की जो अमाउंट है वो जो है डबल होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल दे के समझाया कि जो आपका G1 फेज है यहाँ पे मान लेते हैं, और एक एस फेज है, उसके बाद G2 फेज है। इसमें मान लीजिए आपकी जो है डीएनए की अमाउंट है 2C, ये C मतलब हमने वैसे इसको जो कैटेगराइज कर लिया हमने कि मतलब हमने मान लिया कि C वैसे ही कोई भी हमने यूनिट ऐसे ही मान ली हमने कि यहाँ पे मान लीजिए आपकी 2C है यहाँ पे G1 फेज में डीएनए की अमाउंट, G1 क्या है 2C है, तो यहाँ पे S में आने के बाद क्या हो जाएगी 4C हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4C हो जाएगी, डबल हो गई डीएनए की अमाउंट। ऐसा क्यों हुआ, मतलब नहीं इसमें नहीं होगी इंक्रीज, इसमें क्या होगी आपकी 2C होगी, मान लीजिए इसमें आपकी क्या है 2C जो है डीएनए की अमाउंट है, इसमें आपकी डबल हो जाएगी। तो हम G2 फेज में जब जाएंगे इसमें हमें क्या क्या दिखेगी 4C दिखेगी, इसमें आपकी मतलब क्या हो गई इंक्रीज हो गई एस फेज में डीएनए की डीएनए को जो है रेप्लिकेशन हो गई। तो यहाँ पे 2C थी मान लीजिए डीएनए की अमाउंट जो है 4C हो जाएगी। अब मान लीजिए आपका जो है यहाँ पे 2N था, यहाँ पे क्या थी आपकी सेल 2N, तो इसके बाद भी 2N रहेगी। तो इसका आपको एक पॉइंट समझना है कि जो ये जो आपकी ये जो है जो आपका डिप्लॉयड हैप्लॉइड है वो तो सेम रहेगा, मान यहाँ पे 2N है तो 2N ही रहेगा इसके बाद, लेकिन जो डीएनए की अमाउंट है 2C से क्या हो जाएगी 4C हो जाएगी, 2C से 4C हो जाएगी। एस फेज से जब आप G2 फेज में जाएंगे हमें ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो क्या होगी इसमें आपकी 2C है, मान लीजिए आपकी 2C से क्या हो जाएगी 4C हो जाएगी आपकी, ये 2C है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4C हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 2N है तो यहाँ पे 2N ही रहेगा, ये नहीं 2N से N हो गया, ये नहीं होगा कभी भी। ये 2C है तो 2C ही यहाँ पे 4C हो जाएगी। डीएनए के जो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि डीएनए की आपकी डबल हो जाएगा, डीएनए की अमाउंट डीएनए की अमाउंट डबल हो जाएगी। तो यहीं पे एग्जांपल ये देके बताया हुआ है, इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए डिनोटेड एस सी, अगर 2C से हम डिनोट करें, अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए को हम मान लीजिए यहाँ पे एस फेज में जो आपकी G1 के बाद एस फेज में क्या है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2C से, देन इट इंक्रीजेस टू 4C। एस फेज में ये जो है इंक्रीज कर गया 2C, यहाँ पे क्या हो गया 4C, तो G2 में हम जाएंगे तो हम देखेंगे 4C हो गया। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर, लेकिन आपके क्रोमोजोम नंबर में इंक्रीज नहीं होगा। मान लीजिए आपका जो क्रोमोजोम है ये इतना है, आप मान लीजिए क्रोमोजोम आपका, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे 2N है तो 2N ही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे सिर्फ जो है डीएनए के अमाउंट का डबल हो जाएगा। देखिए मैंने डॉट डॉट से बनाया ना, मतलब यहाँ पे सिर्फ डीएनए के अमाउंट का डबलिंग हुआ है। 2C यहाँ पे 2C थी तो यहाँ पे क्या होगी अब टोटल 4C हो गई, लेकिन 2N से ये जो है 2N ही रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। इफ सेल हैज डिप्लॉयड और 2N नंबर, अगर डिप्लॉयड है क्रोमोसोम्स है G1, अगर G1 में आपका क्या है 2N है डिप्लॉयड है, तो उसके इवन आफ्टर द एस फेज के बाद भी क्या होगा आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, 2N ही रहेगा। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, PYQs पे क्वेश्चन आया हुआ है इससे, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो है आपका G2 फेज में क्या होगा। G2 फेज में और देख ली, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। एस फेज के दौरान देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है न्यूक्लियस में, और जो आपकी सेंट्रियोल डुप्लीकेशन वो किस में होती है साइटोप्लाज्म में, सेंट्रियोल की किस में होती है साइटोप्लाज्म में होती है। अब G2 फेज के दौरान ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। यहाँ पे और ज़्यादा प्रोटीन जो है सिंथेसिस जो है होने लग जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस चलती रहती है माइटोसिस के लिए, और जो आपकी सेल ग्रोथ भी जो है कंटिन्यू रहती है। तो G2 में क्या होगा प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और यहाँ आपकी जो आपकी ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो कि स्पिंडल फाइबर जो है बनने के लिए, आगे स्पिंडल फाइबर भी पढ़ेंगे, ऐसे जो है स्पिंडल फाइबर जो है निकलते हैं, तो इन्हें बनाने के लिए जो है फेज में इंपॉर्टेंट ये जो है जरूर होते हैं हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर जरूर होते हैं। तो ये कौन बनाएगा ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है डबलिंग यहाँ पे भी हो जाएगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, डबलिंग में सिंथेसिस होगी। और जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट मैंने एक्सेप्शन लिखवाया था कि G1 फेज में नहीं होगी, वो यहाँ पे G2 फेज में हो जाएगी। G2 फेज में क्लोरोप्लास्ट जो है डुप्लीकेट करेगा, और किसका डुप्लीकेशन माइटोकॉन्ड्रिया का भी होगा।
ड्यूरिंग G2 फेज जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस है वो चलती रहेगी और सेल ग्रोथ भी आपकी जो है चलती रहेगी। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। इसमें और क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी डुप्लीकेट हो जाएंगे, वो G1 फेज में नहीं हुए थे। ट्यूबुलिन प्रोटीन भी जो है यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो है मेनली सिंथेसिस होगी यहाँ पे। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है हम कवर करेंगे इस चैप्टर को। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमने इस वीडियो में जो है सारी चीज़ें पढ़ी, हमने सेल साइकिल के फेजेस पढ़े, इंटरफेज, एम फेज पढ़े, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, G1S, G2 फेज। तो इस पॉइंट को जो ध्यान रखिएगा, जो आपकी अमाउंट 2C से 4C हो जाएगी, लेकिन 2N से 2N ही रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।